जी मैम, आसिया ओवर टू यू। सर आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। अब सही है। जी जी अब सही है। अब सही है। ओके मैम, आसिया ओवर टू यू, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी सर, ठीक है। सर अभी आपके लिए सर स्कैन के लिए पॉसिबल है? अगर वो स्क्रीन शेयर कर दें तो उसमें थोड़ा सा इशू आ रहा है, मेरी स्क्रीन स्टक हुई है वैसे तो वर्क नहीं मैं कर कर रही अभी। देता हूँ, कर देता हूँ। सर क्या शेयर करना है ये मैम बता दें आप। सर वो बेसिकली बुक 14 है टेस्ट वन, तो वो राइटिंग टेस्ट वन टास्किंग बुक 14। ओके। वैसे अब तक जो है हम लोगों ने ऑलमोस्ट सब जो डिफरेंट टाइप्स हैं उसकी वो डिस्कस करनी है हमने टास्क वन की। तो आज जो है हमने जैसे लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे, एक पाई चार्ट और एक टेबल को हमने डिस्कस किया था कि अगर वो एक साथ आ जाते हैं तो हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज जो है हम बेसिकली डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, लाइक लास्ट टाइम किसी ने क्वेश्चन किया था कि मैम अगर जस्ट हमारे पास जस्ट पाई चार्ट हो सिंपली तो हम उनको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो आज जो है वो यहाँ पे फिर मैंने वो एक टेस्ट जो है हमने ढूंढ लिया, और उसमें क्या है बेसिकली तीन पाई चार्ट्स जो है वो दिए हुए हैं, तो हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है कि पहले हम लोग वो चेक कर रहे थे कि आप लोगों का राइटिंग का, पहले हम लोग राइटिंग चेक कर रहे थे कि आप लोगों ने जो प्रीवियस टास्क है उसको किस तरह से किया हुआ है। वो हम इसके बाद चेक कर लेंगे क्योंकि मोस्टली जो है वो टाइम खत्म हो जाता है। तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं इस चार्ट को। उसके बाद जो है हम फिर आप जो भी आप लोगों ने अगर टास्क जो है वो अपना एकम्प्लिश किया हुआ है बेसिकली राइटिंग का, जो हमने प्रीवियसली स्टडी किया था एक पाई चार्ट एक टेबल को, तो हम उसको देख लेंगे। अदरवाइज हमारा जो अभी प्राइमरी टास्क वो यही है कि हमने इसको जो डिफरेंट पाई चार्ट्स हैं इनको डिस्कस करना है। तो ओके। ये ओके। अब हो रही है शो? तो स्क्रीन सही है? हाँ जी, हाँ जी। जी जी ठीक सर अभी सही है। हो रही है, तो थैंक यू सो मच। ओके। तो सबसे पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पे ये नजर आ रहे हैं तीन जो है वो चार्ट्स पाई चार्ट्स जो है वो यहाँ पे हमें दिए गए हैं। तो उसमें हमें फिर क्या है, हम पहले इसके ये ओवरऑल एक देख लेते हैं इसको क्या दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज परसेंटेज ऑफ सोडियम सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड शुगर इन टिपिकल मील्स कंज्यूम्ड इन द यूएसए। अच्छा, हमें ये इंफॉर्मेशन दी गई है कि डिफरेंट परसेंटेजेस हैं तीन चीजों की, तीन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं यहाँ पे, सोडियम है, सैचुरेटेड फैट्स हैं और एडेड शुगर्स हैं, जो कि टिपिकल मील जो नॉर्मली मील कंज्यूम किया जाता है यूएसए में उसके रिगार्डिंग है। यहाँ पे सोडियम है, सैचुरेटेड फैट्स और फिर एडेड शुगर, इन्हीं तीन का चार्ट दिया हुआ है 4 मील्स में। जो कि एक है पहला पहला ब्रेकफास्ट है। अच्छा, ब्रेकफास्ट जो है वो हमारा ये लाइट कलर है। ओके, ये है। फिर उसके बाद लंच है, और देन ये हमारा डिनर, और ये जो है वो स्नैक्स हैं। इसी तरह तीनों में सैचुरेटेड एडिड और शुगर दिया हुआ है। ओके, ये हमें एक क्या है इसका ओवरव्यू, अगर हम इस तरह से एक बार चार्ट को देखें तो हमें ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली क्या है। तीनों पाई चार्ट्स में हमें डिफरेंट मील्स दिए हुए हैं और फिर उसमें उसकी परसेंटेज बताई हुई है कि यहाँ सोडियम कितना कंज्यूम किया जाता है 4 मील्स में, लाइक पर डे कितना सोडियम कंज्यूम किया जाता है किस मील में कितनी क्वांटिटी में। और इसी तरह से सैचुरेटेड फैट्स का फिर बताया हुआ है डिफरेंट 4 मील्स में। और इसी तरह से फिर एडेड शुगर जो है, जो नॉर्मली शुगर का इनटेक है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फूड में, वो हम कितना कंज्यूम करते हैं, लाइक अगेन 4 डिफरेंट मील्स में। तो ये चीज जो है वो हमें एक ओवरव्यू से हमें पता चल गया कि हमने अभी क्या डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन पे, जो कि यहाँ पे स्टार्ट में दी हुई है। द चार्ट बिलो The charts below show the average percentage of typical meals of three types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much.
हमने क्या करना है अपने इंट्रोडक्शन में, इसको पैराफ्रेज करना है। तो हम सिंपली इसको चार्ट्स भी कह सकते हैं, सिंपली इसको पाई चार्ट भी कह सकते हैं। तो जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि शो, अच्छा हम बिलो का वर्ड फिर यूज नहीं करेंगे इसमें, क्योंकि बिलो जो है वो जैसे हमने पहले दिया था कि हम बिलो या अबव इस तरह की टर्म्स नहीं यूज कर सकते, हम गिवन लिख सकते हैं इसमें कि सिंपली चार्ट्स जो हैं वो ये शो कर रहे हैं, द पाई चार्ट्स शो करते हैं, इलस्ट्रेट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, या इसी तरह के जो टर्म्स हैं आप यूज कर सकते हैं, डिस्प्ले करते हैं। द एवरेज परसेंटेज इन टिपिकल मील्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि एवरेज percentages in typical meals of different types of nutrients, all of which may be unhealthy if eaten too much। अब जैसे यहाँ पे वर्ड है eaten, तो हम इसका अल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं कि कंजप्शन, कि कितना कंज्यूम किए जाते हैं डिफरेंट जो टिपिकल मील्स हैं ऑफ 3 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा यहाँ पे एक चीज ये भी दी हुई है कंज्यूम, जैसा कि अभी हम पिछले उसमें देखते आए हैं कि वहां पे हमें एक स्पेसिफिक कंट्री मेंशन था, तो हम अपने इंट्रोडक्शन में एक ये चीज जो है वो मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा पाई चार्ट है वो क्या शो कर रहा है, वो हमें शो कर रहा है एवरेज कंपोजिट प्रोपोर्शन। अच्छा परसेंटेज है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रोपोर्शन यूज कर सकते हैं। जो एवरेज प्रोपोर्शन है, जो नॉर्मल प्रोपोर्शन है या डिफरेंट प्रोपोर्शन है इन डिफरेंट काइंड ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अच्छा इसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स भी मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पे अगर ये 3 नेम्स हैं वो भी मेंशन कर सकते हैं कि डिफरेंट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर कंज्यूम्ड इन आवर डेली लाइफ, sorry in not in our daily life, in the like in normally in the typical meals of USA। तो हम कह सकते हैं in daily routine in the USA, या in normal routine, या in their daily life in USA। तो इस तरह से हम टर्म्स जो है वो यूज कर सकते हैं। फिर हम इन 3 न्यूट्रिएंट्स के यहाँ पे नेम्स भी मेंशन कर सकते हैं कि कौन से थे 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक सोडियम, सैचुरेटेड फैट्स एंड एडेड शुगर्स, ये वो जो तो है वो यूज ओवरव्यू की में जा रही करेंगे हैं। ना। सर ओवरव्यू में भी कर सकते हैं, इसमें भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छा मैंने वैसे दो डिफरेंट पैसेजेस में इसको स्टडी किया, तो एक में मेंशन किए हुए थे 4 उसमें और एक में नहीं किए हुए थे। तो आई थिंक सो अगर कर भी देते हैं तो आई डोंट थिंक कि उसका ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, हम इसको ओवरऑल में भी कर सकते हैं। ओवरऑल में तो लेकिन ये है कि हम ओवरऑल में हम यहाँ पे जिसमें ये बता रही हूँ कि 3 काइंड्स हैं। अच्छा ओवरऑल में मैं क्या करूंगी, मैं इसका ट्रेंड मेंशन करूंगी कि ये हाईएस्ट परसेंटेजेस है डिनर में, ये जो सोडियम है और सैचुरेटेड फैट्स हैं ये हाईएस्ट परसेंटेजेस में है आपके डिनर में। उसके बाद फिर मैं इसको देखूंगी, ये परसेंटेज हाईएस्ट लग रही है मुझे। और ये जो स्नैक्स आपके यहाँ पे जो है एडिड शुगर, वो आपके स्नैक्स के केस में बहुत ज्यादा है। तो फिर बेसिकली मैं क्या है यहाँ पे वो जो एक्सट्रीम ट्रेंड्स हैं या लीस्ट ट्रेंड्स हैं उनको मैं मेंशन कर सकती हूँ आप अपने ओवरऑल में। तो सर मैं उसमें जस्ट एक 3 नेम्स मेंशन कर रही थी। सही सही। ओके, तो यहाँ पे फिर हम अगर इसको सिंपली हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अभी हम यहाँ पे चार्ट जो हम स्टडी कर रहे हैं, डिस्प्ले कर रहे हैं, वो बेसिकली क्या डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द कंजप्शन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स like sodium, saturated fats and added sugars in the daily routine, yeah in the yes, quick question, okay, daily routine in US। तो ये हम कह सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं इस लास्ट लाइन के ऊपर जिसमें लिखा हुआ है ऑल ऑफ विच मे बी अनहेल्दी इफ ईटन टू मच। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बट देयर ओवर कंजप्शन या इफ दे आर कंज्यूम्ड एक्सेसिवली दे कैन बी वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। इस तरह से जो है हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। और all of 3 nutrients these can be harmful if they are over consumed। over consumed भी यूज कर सकते हैं, और if they are consumed excessively तो they can be harmful। ठीक हो गया, ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। फिर हम चलते हैं अपने ओवरऑल उसकी तरफ, ओवरव्यू की हाँ ओवरव्यू कह सकते हैं, ओवरऑल कह सकते हैं उसमें। तो उसमें हम क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इसमें जो मेजर ट्रेंड्स है, जो हमें प्रोमिनेंट चीजें नजर आ रही हैं। एक तो हमें यहाँ पे देखें कि देखें हम कोई भी हम इसका पाई चार्ट देखें तो हमारा वो मेन फोकस जो है उस पार्ट की तरफ जाता है जो मेन स्लाइस होता है उस चार्ट का। ठीक है, मेन पाई होती है उसकी, वो उस पे हमारा फोकस जाता है। तो हमारा मेन फोकस अभी इस केस में देखें इनके ऊपर जा रहा है, इनके ऊपर जा रहा है। इस केस में अगर देखें तो यहाँ ये भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ ये भी। और अगर हम इस केस में देखें तो ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कि ये यहाँ पे
तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो फर्स्ट टू चार्ट्स हैं हम इनमें एक तो ये सिमिलैरिटीज लिख सकते हैं कि कौन सी सिमिलैरिटीज हैं और कौन से मेजर ट्रेंड्स हैं। और अगर हम इस लास्ट वाले केस में देखें, एडिड शुगर वाले केस में, तो हमें यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि यहाँ पे स्नैक्स के केस में जो है कोई चीज जो है वो एबनॉर्मल फील हो रही है, लाइक लार्जेस्ट पाई नजर आ रही है हमें। तो हम इन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल में हम क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा यहाँ पे जो कंजप्शन है, अच्छा कंजप्शन है, इसके लिए हमें कोड वर्ड भी यूज कर सकते हैं, इनटेक, ईटन, इनटेक, ये हम टर्म्स जो हैं यूज कर सकते हैं। द इनटेक ऑफ यू सोडियम, जी यूटिलाइज भी कर सकते हैं मैडम। एग्जैक्टली द यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम, एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम यूटिलाइजेशन यूज कर सकते हैं, हम इनटेक यूज कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल द यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट दैट इज हायर इन द डिनर, दैट इज हायर इन द डिनर देन एनी अदर मील, हमने ये बता दिया। और हम ये भी कह सकते हैं कि सेम केस इज विद द ये लंच है ना, यस, सेम केस इज विद द लंच, like the consumption of sodium and saturated fat that is also like that is followed by in lunch maximum। पहले हम लिखेंगे कि मैक्सिमम जो कंजप्शन है वो कहाँ पे है, मैक्सिमम कंजप्शन डिनर में है और वो किसकी है, वो सोडियम की है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओवरऑल द इनटेक ऑफ सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट is higher in dinner which is followed by lunch, जिसमें कम है, ये हमने बता दिया। फिर हम ये कह सकते हैं कि बट द एडिड शुगर, अब यहाँ पे आ जाए एडिड शुगर के ऊपर लास्ट पैराग्राफ में, कि जो एडिड शुगर है दैट इज मोस्टली यूज्ड इन स्नैक्स, ये चीज आपके स्नैक्स में कंज्यूम की जाती है। तो हम ये चीज जो है इस तरह से मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से हम अपना ओवरऑल लिख सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, या आप कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी देख सकते हैं। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करें। मैं क्या, किसी का माइक खुला रह गया था। मैम अभी मैम बीना कह रही हैं कि यूटिलाइज एंड कंज्यूम आर टू डिफरेंट वर्ड्स। मैम अगर हम इसकी वाकई में उसी अगर हम बेसिकली इसका ओरिजिन में जाके चेक करें तो ऑफ कोर्स ये है, ऑफ कोर्स टोटली डिफरेंट वर्ड है। लेकिन यहाँ पे इसके अगर हम सेंटेंस का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, जैसे हमने कहा द यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम एंड सैचुरेटेड फूड, तो बेसिकली उसका सेंस वही बन रही है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं सोडियम। अब सोडियम को ये तो नहीं आप यूज करके फेंक देंगे, तो बात वही है। तो आपका सेंटेंस का आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है तो दैट इज यूजेबल, ऑफ कोर्स आप इसको एज अल्टरनेटिवली यूज कर सकते हैं। नो देखिए मैम, ओरिजिन के बाद हम यूटिलाइजेशन वो तो हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में भी होती है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में भी होती है सोडियम क्लोराइड की। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस टू यूटिलाइज सोडियम इन डिफरेंट प्रोसेसेस। मैम तो इंग्लिश इज अ यूटिलाइज, वेरी वाइड लैंग्वेज, तो वाइड वी लैंग्वेज में हैव टू बहुत वाइड लैंग्वेज स्पेसिफाई है। इट। एक्चुअली मैम अगर हम यूटिलाइज करेंगे ना, वर्ड यूज करेंगे यूटिलाइज, तो हम उसको स्पेसिफाई करेंगे कि यूटिलाइज किस लिए हो रहा है। फिर हम उसको बताएंगे कि यूटिलाइज इन फूड कंजप्शन या यूटिलाइज टू इन ईटिंग और यूटिलाइज इन फूड, इस तरह से हम उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि किस लिए यूज हो रहा है। यूटिलाइजेशन को हम, आपने हमारा फिर सेंटेंस नहीं सुना पूरा। हमने कहा यूटिलाइजेशन ऑफ सोडियम इन द डिनर, आपको पता चल गया कि डिनर में यूटिलाइज हुआ है। तो हम तो मेंशन कर रहे हैं कि सोडियम यूटिलाइजेशन इज मैक्सिमम इन द डिनर, सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट यूटिलाइजेशन, तो हम तो उसका पर्पस भी बता रहे हैं कि वो कहाँ पे यूज हो रहा है। तो बेसिकली वो कंज्यूम ही हो रहा है। और इंग्लिश इज अ वाइड लैंग्वेज, तो आप अल्टरनेटिवली ऐसे वर्ड्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। हम बिल्कुल उनके तो वो मैम जो पॉइंट पॉइंट होता है, जरूरी नहीं है कि हम वहां पे जाके उसको लें। तो हमारा एक्चुअली सेंटेंस हमें प्रॉपर। यस मैम आप सही कह रही हैं, पर हमें जो हेडिंग है ना उसको पैराफ्रेज करना होता है ना, तो हेडिंग के पैराफ्रेजिंग में ये थोड़ा सा कंज्यूम, आई आई थॉट क्या बोली, कंज्यूम और यूटिलाइज एक ही बात है। नहीं मैम, बेसिकली हम एक तो बात है कि आप पैराफ्रेज कर रही हैं वो इंट्रोडक्शन में, अभी हम ओवरऑल की बात कर रहे थे। तो मैंने ओवरऑल में भी बताया कि हम स्टूडेंट को देख रहे हैं इन दोनों पार्ट्स में, तभी हम वो इन फ्रेजिंग वाले पार्ट से भी निकल आए हैं अभी। ओके मैम।
ओके अच्छा, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे लाइक राइज होता है कि हमारे पास बेसिकली अब 3 पाई चार्ट्स हैं, तो हम इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने पैराग्राफ की कंजप्शन में। अच्छा, 2 स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं बेसिकली। एक तो ये है कि आप जो है इसका एक नॉर्मल साइज का एक पैराग्राफ बना लें, ठीक है, वो भी चलेगा, लेकिन आपका वर्ड काउंट जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आप इनमें वही हम सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस की बेस पे देखें, तो आपके जो फर्स्ट 2 चार्ट्स हैं इनमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज हैं। तो आप क्या कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज हमारा अभी मतलब कि स्टार्टिंग में कि मुझे भी लगा कि हमारे जो पैराग्राफ्स की लेंथ है वो बड़ी मैटर करती है, वो एक जैसी होनी चाहिए, उसमें उसमें ज्यादा ना हो, किसी में कम ना हो। लेकिन अभी मतलब कि मैंने इसको भी देखा, इसमें इसके बारे में व्यूज डिफरेंट पढ़े हैं, तो उसमें है कि जरूरी नहीं है कि आपके पैराग्राफ की जो लेंथ है वो एक तरह की हो। लाइक आपने एक पैराग्राफ जो है वो 4 लाइनों का लिखा हुआ है, तो मस्ट है आप अगला भी 4 लाइनों का लिखें, ऐसा कोई कोई बात नहीं है। इवन कि अगर आप एक पैराग्राफ में क्या करें, वो चीजें डिस्क्राइब करें, आपकी वो जो लाइक एक कोहेरेंस है वो मैटर करती है, आपकी जो सिमिलैरिटी है, आप डिफरेंसेस राइट कर रहे हैं, आपका जो वे है इन दोनों को देखने का एस्पेक्ट है वो मैटर करता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि ये सिमिलैरिटीज की बेस पे हैं, तो आप उन 2 चीजों को एक ही पैराग्राफ में जो है वो मेंशन कर सकते हैं। एक जो है वो डिफरेंट लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए नेक्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर हम इन दोनों को देखें तो इनकी लेंथ जो है वो दोनों से डिफरेंट है, तो हमारे पैराग्राफ का साइज जो है वो भी डिफरेंट होगा। इस हवाले से भी अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, तो फिर हम इसको देख लेते हैं कि हम इसको किस तरह से राइट कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही बात जो हमने ऊपर मेंशन की, तो हमने ऊपर एक जनरल ट्रेंड बता दिया, लेकिन ऑफ कोर्स हमने इसकी जो परसेंटेजेस हैं वो स्टिल हमने अपने पास रखी हुई है कि हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अभी पैराग्राफ्स में। तो यहाँ पे देखें तो सोडियम कंजप्शन जो है, अब हम यहाँ पे इन ट्रेंड्स को लेकर चलेंगे। हम पहले इसको पाई चार्ट को डिस्कस कर सकते हैं, फिर इसको कर सकते हैं। अब इसमें हम देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्या है। अगर हम इसको देखें तो ये मैक्सिमम है, सोडियम की कंजप्शन मैक्सिमम है इसमें, और उसके बाद दैट इज फॉलोड बाय इन लंच। डिनर में मैक्सिमम है, फिर इसमें है, फिर आप ये देखें तो दैट इज सेम। तो आप ये देखें कि हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट ये आपके 2 सेंटेंसेस में 3 सेंटेंसेस में आपने एक जो पाई चार्ट को है वो डिस्क्राइब कर लिया है, ठीक हो गया। इसी तरह से आप फिर इसमें आए तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट यही ट्रेंड चल रहा है, 37 मैक्सिमम इसमें है, फिर 26 है, और इसमें थोड़ी सी वेरिएशन के साथ आपके सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो किस में यूज हो रहे हैं, आपके लाइक ये यूज हो रहे हैं ब्रेकफास्ट में और स्नैक्स में। तो इस तरह करके हम क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अभी हम फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं कि हम अभी फर्स्ट पैराग्राफ में बेसिकली इसको किस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट पैराग्राफ में सोडियम कंजप्शन जो है दैट इज हाईएस्ट एट डिनर, और फिर हम लिख सकते हैं दैट इज सेकंड हाईएस्ट इन एट लंच, और वो कितना बना रहे हैं, दैट इज मेकिंग अप 43% एंड 29% रिस्पेक्टिवली। तो हमारा एक सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया। हाईएस्ट किस में है, डिनर में है, एंड द सेकंड हाईएस्ट एट लंच, और यहाँ पे हमने सेकंड हाईएस्ट अगर आपने नहीं लिखना, आप कहें दैट इज फॉलोड बाय लंच, वो कंजप्शन दैट इज फॉलोड बाय लंच, और वो कितना बना रही है, दैट इज 29% ऑफ टोटल सोडियम कंजप्शन जो हो रही है मील्स में। अच्छा, जो और यही कंजप्शन जो है दैट इज डन इन ये जो स्नैक्स है, स्नैक्स एंड ये जो सॉरी ये क्या ब्रेकफास्ट था, हाँ, तो ब्रेकफास्ट में क्या है, वो कंजप्शन दैट इज ऑलमोस्ट सेम, नॉट ऑलमोस्ट, इवन दैट इज सेम, दैट कंजप्शन इज सेम। तो आप ये लिख सकते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स टेकन एट स्नैक टाइम और ब्रेकफास्ट टाइम इज सेम, दैट इज 14%। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, फिर इस पैराग्राफ पे आ इस तरह जाएं। भी तो लिख सकते हैं ना कि लाइक पहले हम अपना मेन फीचर डिस्कस कर लें कि डिनर के अंदर सबसे ज़्यादा सोडियम एंड सैचुरेटेड फैट होता है, देन अलोंग विद फिर ये लंच के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंक्रीज है ये दोनों चीज़ें। फिर देन हम ये जो छोटे पॉइंट्स हैं हमारे, हम उसे डिस्कस कर लें। बस एक पैराग्राफ ऐसे पूरा हो जाएगा। सर आप बिल्कुल सही करें, मतलब कि हमारे ना डिफरेंट वेज हो सकते हैं। अब सर ने यस बिल्कुल यस। सही बात की। हम सर ने बिल्कुल सही बात की, हम ये भी लिख सकते हैं, हम यूं ही लिखते हैं इसको सीक्वेंस वाइज लिखते हैं कि सोडियम एंड सैचुरेट दैट इज मैक्सिमम दैट इज कंज्यूम्ड एट डिनर टाइम एंड देन फॉलोड बाय एट, अच्छा यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये मैक्सिमम कंज्यूम होता है एट डिनर
like at the dinner meal, and that is 43%, and then 37% respectively. अच्छा, respectively लिख के फिर हम गए, which is followed by in lunch 29% and 26%. तो आपका इस तरह से क्या हो गया, ये दोनों पोर्शन कवर हो गए. तो यस फिर आप लिख सकते यस हैं कि अब फिर आप यहाँ पे दो डिफरेंट लाइंस बना सकते हैं कि जो सोडियम है दैट इज यूज्ड इन द सेम क्वांटिटी, द सेम अमाउंट एट द लंच एंड ब्रेकफास्ट, but there is a little variation of like utilization or intake of saturated fat in the, like यहाँ पे अब क्या है, कितना डिफरेंस है आप अगर देखें तो like difference of like 7% डिफरेंस है यहाँ पे. तो हम कह सकते हैं कि that is 7% मोर इन क्या है ये, सॉरी, स्नैक्स हैं. सैचुरेटेड फैट जो है आपका 7% दैट इज मोर इन द स्नैक्स एज कंपेयर टू ब्रेकफास्ट विच इज 16%. आप यूं भी कह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप दोनों की परसेंटेजेस यहाँ पे लिखें, तो वो 16% ज्यादा है, जबकि वहां पे क्या है वो सेम है और वो दैट इज 14%. यहाँ पे भी आप ये लिखें कि जो है ये 21% है, दैट इज ऑलमोस्ट 7% ग्रेटर देन द सैचुरेटेड फैट दैट इज कंज्यूम्ड इन एट ब्रेकफास्ट. तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दोनों की यहाँ पे परसेंटेज जो है हम मेंशन करें. तो इस तरह से हमारा क्या हो जाता है, हमारा फर्स्ट पैराग्राफ जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है. इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है या आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं तो आप कोर्स दें, जैसे अभी सर ने दिया. बिल्कुल सही बात है, हम इन जो इस एक पोर्शन है इसको हम यहाँ से कट करें, इसको यहाँ पे हम कट करें, पहले हम उनको लिख लें और बाद में जो हमारे पास माइनर वैल्यूज हैं उनको मेंशन कर दें. या यूं भी हो सकता है कि हम ये दो मेजर पोर्शन पहले मेंशन करें और इसको बाद में करें. तो डिफरेंट वेज जो है उसको अटेम्प्ट करने के हो सकते हैं. यस एग्जैक्टली इसी तरह. और एक मुझे पॉइंट ये भी नज़र आ रहा है कि ब्रेकफास्ट के अंदर एडिड शुगर एंड सैचुरेटेड फैट की मतलब इसकी जो परसेंटेज है वो सेम है. यस सर, ये हम मेंशन करेंगे अपने, मतलब कि जब हम इसको हम्म. लिखने लगेंगे तो फिर हम इसको रिलेट कर लेंगे कि ये कहाँ पे बेसिकली किसी चीज से मैच कर रहा है, कि दैट इज द सेम क्वांटिटी. लाइक आपके एडिड शुगर जो है ब्रेकफास्ट में, एडिड शुगर और सैचुरेटेड फैट ऑलमोस्ट सेम अमाउंट में जो है यूज हाँ होता ये है. बस एक लाइन में भी बंदा डिस्कस कर सकता है वैसे. लैंड. ओके सर, ये थोड़ा सा अभी आप इसको लाइक स्क्रॉल आप कीजिएगा सर, ये थोड़ा सा लास्ट वाला चार्ट क्लियर आज हो जाए. ओके, थैंक यू सर. ओके अभी अब फिर ठीक है. इसको हम देखते हैं तो जी सर, नाउ थैंक इट्स यू सो क्लियर. मच. ओके ओके. अभी हम देखें तो हमारे पास जो मैक्सिमम पोर्शन है फिर वो हम देख लेते हैं कि स्नैक्स का है, जो कि टोटली एक चीज डिफरेंट हो जाती है. फिर यहाँ पे स्नैक्स में हमारी एडिड शुगर जो है वो मैक्सिमम होती हैं, और इन जो शुगर इनटेक है वो मैक्सिमम है. और हम देखेंगे फिर उससे बाद में जो है वो डिनर में है, और फिर जो है वो आपका इधर लंच में आ जाता है, एंड देन ब्रेकफास्ट. तो मिनिमम जो कंजप्शन है वो हमारी होती है ब्रेकफास्ट में. तो अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, हम इसको लिख देंगे कि अगर हम इसको, अच्छा हम एक चीज जो क्लियरली हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि in comparison added sugar that is consumed relatively low in the dinner as compared to other two nutrients, sodium and saturated fat. आप एक चीज ये फैक्टर मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका ये जो है एडिड शुगर है दैट इज रिलेटिवली और कंपेयरली, आप इस तरह से यूज कर सकते हैं, कंपेयरली रिलेटिवली. यस मैम बीना, आप कुछ कहना चाहती हैं, आप प्लीज बताएं. यस मैम, मैं ये पूछ रही थी आपसे कि एक दफा हमने डिस्कस किया था एक क्लास में कि ये जो कीवर्ड्स ये होते हैं इनको हम रीयूज कर सकते हैं. तो क्या हम इस तीन दोनों या दो या तीन पैराग्राफ्स को डिस्क्राइब करते हुए कंजप्शन या कंज्यूम का वर्ड बार बार यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये तो यूज होगा ही. मैम हम ये है कि अगर आपको, मतलब अगर आपके पास एक वर्ड है, अब यहाँ पे हम कंज्यूम, जैसे इन्होंने ईटन वर्ड लिखा हुआ है उसकी जगह हम कंज्यूम यूज कर रहे हैं, तो वैसे कंज्यूम वर्ड भी यहाँ पे दिया हुआ है. तो जैसे आपको अगर एक भी इसका अल्टरनेटिव मिल जाता है फिर आप उसको यूज कर सकते हैं. और आप अगर देखें एटलीस्ट आपके पास दो वर्ड तो हो, एटलीस्ट दो वर्ड हो आपके पास, आपकी वोकैबुलरी इतनी हो कि आप जो है एक वर्ड आपको अगर दिया हुआ है तो एक और वर्ड उस जैसा आता हो, फिर ऑफ कोर्स आप उनको अल्टरनेटिवली उन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. थोड़ी सी इंप्रूव करनी पड़ेगी वोकैबुलरी. जैसे भी कंज्यूम का है तो हम इनटेक वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं. इनटेक है, यूज है. यस एग्जैक्टली, हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं.
तो एटलीस्ट जो है हमें एक ना एक अल्टरनेटिव से सोचना होगा कि हम क्या यूज कर सकते हैं। ओके, तो अच्छा अच्छा यहाँ पे फिर एक, ओके कोई और क्वेश्चन है? अच्छा, एक चीज ये ऐड करनी थी। अगर आपको आपके पास एक वर्ड है जैसे कंज्यूम, अब एक इसका सेकंड वे ये भी है, कंजप्शन भी है। तो आप एक ही वर्ड को दो तीन वे में भी चेंज कर सकते हैं। जैसे इंजॉय है, एक जगह एग्जैक्टली। हम इंजॉयबल कर लें। यूज है, यूजेज है, यूटिलाइजेशन है। ये देखें, एक ही वर्ड के आप थोड़ा सा थिंक किया करें, उसके दो तीन होते हैं, तो इनको भी हम डिफरेंट वे में चेंज कर सकते हैं। एग्जैक्टली मैम, यू आर राइट, थैंक यू सो मच मैम, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। उनको हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली हम कंजप्शन वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, जैसे कंज्यूम है हम कंजप्शन यूज कर सकते हैं। ओके अच्छा, या फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो प्लॉट है वो मतलब कौन सा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वही बात कि हमने मैक्सिमम तो यहाँ पे देख रहे हैं डिनर का पोर्शन यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन अगर हम एडिड शुगर में वही पोर्शन जो है वो यहाँ पे एडिड शुगर जो है वो डिनर के पोर्शन में वो कम हो गई है। तो हम यहाँ पे इसको कंपेयर करा सकते हैं बेसिकली। अब हम इनको रिलेट कैसे करना है, हमने कंपेयर करा के डिफरेंट थिंग्स को। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो अगर हम कंपेयर कराएं the consumption of added sugar, the intake of added sugar with the saturated fat and with other two nutrients, such as इसको explain करने की जरूरत नहीं, हम कह सकते हैं कि with other two nutrients in case of dinner। अब जैसे यहाँ पे आप डिनर में देखें ये मैक्सिमम था, इधर ये मैक्सिमम था, तो that here it is like relatively low, comparatively that is low, and which is what, which is 23%। तो आपने यहाँ पे इसका एक पॉइंट ये भी डिस्क्राइब कर लिया और आपने इसके साथ रिलेट भी कर लिया कि ये किस तरह से है। अच्छा, उसके बाद क्या कह सकते हैं हम, उसके बाद हम ये पॉइंट में, अच्छा ये हम पहले भी स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके, अच्छा इसको अगर हम इस पॉइंट को मेंशन कर देते हैं, हमें क्या होता है कि हमने इसको बेसिकली कंपेयर कर लिया है, तो वो एक रिलेशन भी बन जाता है इस तरह से। फिर हम अपना स्नैक्स पे आ जाते हैं, जो कि स्नैक्स में क्या है, एडिड शुगर जो है वो मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे हम क्या, इसका सेंटेंस हम क्या बना सकते हैं कि जो आपका जो शुगर इनटेक है, अच्छा हम, मैं वैसे मोस्टली एक ही सेंटेंस बना रही हूँ, इनटेक इनटेक। तो हम कह सकते हैं कि इन द स्नैक्स, इन द स्नैक्स, कोई भी आप लोग में से कोई भी हेल्प कर दे कोई भी सेंटेंस बनाने में, बेसिकली मेरे माइंड में वही सेंटेंस अब जो बन चुका है कि किस इनटेक हम कर रहे हैं और वो इसमें, तो किस हम उसके कोई भी लिए बनाना है अल्टरनेटिव अभी? सेंटेंस। किस पॉइंट के सर लिए मैं ये बनाना है? कही थी कि इस चार्ट के लिए हम जो है वो हम शुगर कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली स्नैक्स में एज कम्पेयर टू लाइक अदर न्यूट्रिएंट्स। तो हम इसका मतलब मैं कह रही हूँ एक सेंटेंस बनाएं, लेकिन हम उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज कर दें। एट द टाइम ऑफ डिनर या एट द टाइम ऑफ लंच, इस तरह से कर लें सर मैडम। एग्जैक्टली सर, एट द स्नैक टाइम, यस एट द स्नैक टाइम, यस हाँ, स्नैक्स आर द द ग्रेट। एडिड शुगर एट द स्नैक टाइम, इस तरह कर देना। एट द स्नैक टाइम या इन स्नैक्स। एग्जैक्टली सर, इन द स्नैक्स हम ये कर सकते हैं कि इन द स्नैक्स इट इज द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ, ओके द स्नैक्स आर द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ शुगर कंजप्शन, ये शुगर इनटेक। हम यूं कह सकते इन लाइक द एडेड शुगर इन द स्नैक्स इज कंपेयर्ड इज रिलेटिवली या फिर हाई एज कंपेयर टू द अदर, वो उसका कर सकते हैं ना कि सोडियम वगैरह या उसमें, इस तरह। अदर न्यूट्रिएंट्स कर सकते हैं हम, या हम्म अदर हम्म मील्स कर सकते हैं, क्योंकि meals से भी तो ज्यादा है ना सर, हम अदर मील्स यहाँ पे कर लें कि दैट इज कंपेयरली, दैट इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू कंज्यूम्ड बाय अदर मील्स। तो यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है वो यही बात कि हमें करते करते हमें अपने सेंटेंस जो स्ट्रक्चर है उसको भी रिपीट नहीं करना, हमें चेंज जो स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने पहले जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया, इस तरह से हमें करना चाहिए। ओके, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, बाकी चीजों को जो है वो देख लेते हैं। अब हमारे पास ये जस्ट दो बच गए हैं, एक हमारा जो ब्रेकफास्ट है और दूसरा लंच है। तो हम यहाँ यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये लंच में अभी फिर ज्यादा है। ओके, लेकिन इस इन दोनों में फिर क्या है, इतना खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। तो हम इसको कह सकते हैं कि हाउएवर, अब ये यहाँ पे ये डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं, जैसे हाउएवर फर्दरमोर वाले। However, the sugar consumption that is relatively low in the lunch and breakfast
लाइक दैट इज एट 19 and 16% रिस्पेक्टिवली। तो फिर इस तरह से क्या हो जाता है, हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है कि that is relatively low in that is at 21% and 16% respectively. Okay, like हम किस तरह से कहते हैं, the amount of sugar that is utilized at dinner and sorry, it is not dinner. That is utilized at breakfast and lunch, which stands at 19% and 16%. इस तरह भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह करके क्या हो जाता है, हम अपने पाई चार्ट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अच्छा, मोस्टली जो कंफ्यूजन है वो इसी में आती है कि हमने कंपेयर किस तरह से करना है और वही पैराग्राफ बनाना क्या है। तो बेस्ट वे क्या है कि हम कंपेयर करके चीजों को लिखें। जैसे यहाँ पे हमने लास्ट, अगर हमने पाई को जो है अपने एक अलग से पैराग्राफ में राइट कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं, हम रिलेट कर रहे हैं पहली वाली चीजों से या दूसरे मील से हम कंपेयर करके लिख रहे हैं। तो ये जो है एक बेस्ट वे हो सकता है इसको राइट करने का। इसका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो अभी जो प्रीवियसली हमारा कल वाला टास्क था, लास्ट वीक वाला टास्क था, उसको हम देख लेते हैं। वो भी बेसिकली एक पाई चार्ट था और एक टेबल थी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। पाई चार्ट में आपके पास एक ये बेनिफिट होता है, किसी भी चीज़ को कंट्रीब्यूशन का वर्ड लेके उसके कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ शुगर में, तो द कंट्रीब्यूशन ऑफ शुगर एट डिनर टाइम वाज ओनली 23%। मीन्स अगर आपको बाद पैराफ्रेजिंग भी बहुत ज़्यादा लग रही है, सिनोनिम्स भी नहीं आ रहे, तो आप एक दो सेंटेंस कंट्रीब्यूशन का वर्ड यूज़ करके, कंट्रीब्यूटेड का यूज़ करके आप बना सकते हैं पाई चार्ट के अंदर से, लार्जेस्ट प्रोपोर्शन का वर्ड यूज़ करके। ये चीज़ें होती हैं जो पाई चार्ट में आपको काफ़ी हेल्प करती हैं डिस्क्राइब करने के लिए। यस मैम, थैंक यू। और भी कोई सजेशन आप में से कोई भी देना चाहे, या इसको आपके पॉइंट ऑफ व्यू में लेकर हम इसको किसी और वे में डिस्क्राइब कर सकते हैं, तो आप लोग वो भी शेयर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज को डिस्क्राइब करने का डिफरेंट वेज हो सकते हैं। ये तो हम एक जनरली एक आइडिया दे देते हैं कि अच्छा हम इस तरह से कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हमने वही कंपेयर करके चीजों को चलना है, खास तौर पे इनमें पाई चार्ट्स वगैरह में तो इसी तरह से होता है। जैसे बार ग्राफ्स होते हैं या लाइन ग्राफ होता है या पाई चार्ट होता है, हमने बेसिकली कंपेयर कर रहे होते हैं कौन सी चीजें सिमिलर हैं, कौन सी चीजें एक दूसरे से रिलेट कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो अच्छा, लास्ट जो है हमने डिस्कस किया था एक पाई चार्ट और विद टेबल। तो आप में से किसी ने उस पे कोई वर्क किया? मिस वर्क किया लेकिन कोई अच्छा नहीं बना है। ओके सर, क्या है, प्रैक्टिस से ही सारा कुछ होता है। तो ये कि आपने किया, ये अच्छी बात है। आप उसी से लर्न करेंगे, उसी से आपकी जो है इम्प्रूवमेंट आएगी और ग्रूमिंग होगी। तो अच्छी बात है कि आपने किया है। अच्छा, हमने ऑलमोस्ट जो है इसकी टाइप्स जो है स्टडी कर ली हैं, इसकी चार्ट्स की और ग्राफ्स की और डिफरेंट जो भी हमारा टास्क बना है उसमें ऑलमोस्ट जितनी टाइप्स आती हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग इस हवाले से अब अगर अपनी सजेशन देना चाहें कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए, फर्दर हमें इन्हीं को अभी कंटिन्यू करना चाहिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक ग्राफ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ओके फाइन, हमें अभी आइडिया हो गया है मतलब डिफरेंट टाइप्स के बारे में कि कौन सी चीज जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं पेपर में कि अचानक से हमारे पास आ जाए, तो हम लिख सकते हैं, तो ओके है, हम फिर अपने टास्क 2 की तरफ जो है वो मूव ऑन करते हैं। तो ये आपकी सजेशंस पर ही है कि अगर आप चाहते हैं किसी एक स्पेसिफिक टाइप को दोबारा से डिस्कस कर लिया जाए तो वो भी किया जा सकता है। अदरवाइज जो है हम टाइप 2, जो टास्क 2 है उसके ऊपर हम मूव ऑन करना चाहते हैं, फिर हम एक्सक्यूज लाइक मैम, कल से। अस्सलाम वालेकुम। मैम वालेकुम। मैम ये जो टेबल और पाई चार्ट, ये जो दोनों चीज़ें साथ में आ रही हैं ना, मतलब साथ में डिस्कस करनी है, इन पे थोड़ा मुझे वो करें, कंटिन्यू करें एक दिन, तो उसके बाद हम इंशाल्लाह टास्क 2 पे मूव होंगे। इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है, जिसमें टेबल और पाई चार्ट और इस तरह की चीज़ें जो साथ साथ आ रही हैं। ओके सर, फिर हम ये है कि कल एक और पाई चार्ट और एक टेबल वाला है, तो हम उसको फिर डिस्कस कर लेंगे।
अभी प्रीवियस लेक्चर जो ठीक था, है। मे बी आप आई थिंक उस दिन जी मैम। कैसा ही सर, जी आप लास्ट फ्राइडे नहीं? जी मैम, मैं नहीं था, लेकिन मैंने वो फिर सेशन अटेंड किया था जब मैं फ्री हुआ था। कहीं ट्रेवल कर रहा था मैं, तो उस वजह से मैंने अटेंड नहीं कर पाया था लाइव। तो बाकी मैंने वो लेक्चर ओके। देखा था, रिकॉर्डेड लेक्चर आपका पढ़ा था ना उस पे, तो वो मैंने देखा था। नहीं उसकी सर, समझ आई थी मुझे काफ़ी। बस ये है कि उसमें ये पूछना था बेसिकली मुझे कि मैम, ये अगर बिलफर्ज अगर एक टेबल है और एक पाई चार्ट है, तो उसके मतलब हम जब उसको उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, वो पैराफ्रेज करके लिखेंगे, और ओवरऑल में तो हम उसके फीचर्स ही लिखेंगे ना मैम, मतलब टेबल के और जो पाई चार्ट दिए हुए थे नीचे उसमें। एग्जैक्टली सर, जो हमारा प्रीवियस चार्ट था बेसिकली सर, उसमें ये था कि वो हम्म। एक बजट दिया हुआ था जो आपने ये पुलिस लास्ट बजट का था, देखा बिल्कुल एग्जैक्टली। जी। कि वो पुलिस बजट का था। और उसमें क्या था, आपके पास एक टेबल डिस्क्राइब की हुई थी, और उसमें दो चीजें आपकी टेबल, लाइक आपको दो तरह की इंफॉर्मेशन थी। एक ये कि वो आपको बजट आपका आ कहाँ से रहा है, वो इनकम बिल्कुल आपको या मैम। फंडिंग वो जो कहाँ से मिल रही है। डिफरेंट थ्री सोर्सेज थे, एक आपको लाइक फेडरल गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड कर रही है, दूसरा लोकल टैक्सेस हैं, बिल्कुल मैम। तीसरा जो है वो ग्रांट्स हैं वो प्रोवाइड कर रही हैं। जी इसी तरह बिल्कुल से मैम। आपके पास फिर आप चार्ट दिया हुआ था जिसमें आपको बताया हुआ था कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से हो रही है, लाइक वो कंज्यूम कहाँ हो रही है वो मनी। वो स्टाफ बिल्कुल। को प्रोवाइड की जा रही थी, मैम आसिया, वो ट्रांसफर की। जी मैम। मैम अगर इसके आंसर्स हैं तो वो एक दफा डिस्कस कर लेते हैं। ओके सर, सर सकलैन आप जरा वो पीछे नीचे कीजिएगा, ताकि हम इसका जो रिव्यू है, जो सैंपल है, उसको भी हम एक बार देख लें, और जो रिव्यू दिया हुआ है उसको भी हम देख लें। ओके, तो उस वक्त तक मैं वो वो बता दूंगी जो एंड पिछला पे, करा। जी सर, वो एंड पे ये एंड पे। रिव्यू दिया हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है। जी जी सर, वही एंड पे जो सैंपल दिया हुआ है उसको भी हम देख लेते हैं, और एक बार और जो उनकी डिस्क्रिप्शन है उसको भी देख लेते हैं। तो मिस जी सर। अच्छा मिस मैम। मिस ये जिस तरह से ग्राफ होते हैं और पाई चार्ट होते हैं या टेबल होते हैं, इनके अंदर क्या ऐसी चीज के ऊपर फोकस करना चाहिए जिससे जो है ना जल्द समझ में आ जाए, या जल्द उसका सिनेरियो पूरा जो है ना क्लियर हो जाए। मतलब अभी मतलब मुझे एक हफ्ता हुआ है, तो एक हफ्ते में मैं तकरीबन 2 साल के बाद जो है ना समझे किताबें उठाने बैठा हूँ। तो अभी मेरी मुझे तो बहुत दिक्कत होती है दोबारा अपने आप को इस तरफ लाने के लिए, फोकस करने के लिए, तो सोचने के लिए। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर बंदा इस सिनेरियो को समझ के फौरन लिख सकता हो। मुझे बहुत लगा है, यस मुझे सर। एक एक घंटा लग जाता है इसको करने में। सर बेस्ट वे ये है कि जैसे आप कह रहे हैं आपको बहुत टाइम लगता है, तो उसका बेस्ट वे है कि सर सबसे पहले आप ना तो उसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ें जो तो ली हुई है समरी, उसको भी ना देखें। आप जो पिक्चर है ना सर उसको देखें, आप जो डायग्राम है ना उसको देखें, आप देखें इसमें क्या हो रहा है, उसको नेचुरली सोचें, एज अ स्टोरी सोचें। अच्छा इसमें हो क्या रहा है, ये कोई मैप है, अच्छा इसमें कुछ बनाया जा रहा है। आप उसके उसको स्टेप्स को देखें कि अच्छा इसमें क्या बन रहा है, अगर ये बन रहा है तो अच्छा ये मुझे परसेंटेजेस कुछ दी नहीं है, ये कुछ वैल्यूज दी नहीं है। सर आप उसको उस तरह से देखें, आप उसको बाद में उसके डिस्क्रिप्शन पे जाएं, उसको राइटिंग पे भी बाद में जाएं। पहले आप उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसी डायग्राम को अंडरस्टैंड करें, उसके जो ऊपर छोटी बहुत चीजें, थोड़ी बहुत चीजें लिखी हुई हैं उसको पढ़ें, उसके जो नीचे कुछ वैल्यूज दी हुई हैं उनको पढ़ें। जैसे हमने अभी इस डायग्राम में देखा कि अच्छा ये फूड है, अच्छा ये न्यूट्रिएंट्स हैं, आप उसकी बस पहली लाइन को पढ़ें। अच्छा ये हमें कुछ ये बता रहा है, आप उसके पाई चार्ट को देखें, अच्छा इसमें ये सोडियम है, अच्छा ये कोई न्यूट्रिएंट है, कोई चीज है, और ये कितने परसेंट है किस चीज में, इस तरह से। अगर जैसे हम मैप, किसी मैप की बात करें, तो आपको जरूरत नहीं है ऊपर देखने की, आप देखिए अच्छा ये क्या बना हुआ है बेसिकली, आप उसकी डिस्क्रिप्शन पे भी ना आ जाए, आप जनरली देखें, आपको जो मेन उसका पॉइंट नजर आ रहा है उसको रीड आउट करें। एक जो आपको पता है ना एक हेडिंग दी होती है डायग्राम के ऊपर, जस्ट उसको देखें, फिर उसकी छोटी छोटी चीजें देखें। अच्छा ये क्या हो सकता है, ये कोई रोड हो सकता है, अच्छा ये हो ठीक हो गया, अच्छा ये ब्लॉक, इसका नेम, अच्छा आपको ब्लॉक नहीं समझ आ रहा, यहाँ पे आपको नीचे उसके साथ कुछ ना कुछ दिया होगा कि अच्छा ये ब्लॉक किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अदरवाइज उसके अंदर कुछ लिखा होगा कि ये बेसिकली यहाँ पे ये चीज बनी हुई है। तो उस तरह से आपको डिस्क्रिप्शन होगी। अभी मैंने एक और मैप देखा था, वो बेसिकली एयरपोर्ट का था, तो उसमें आपको उन्होंने डिफरेंट उसके पार्ट्स दिए हुए थे कि आपका जो है मील आपको कहाँ पे अवेलेबल होगा, आपका लगेज कहाँ पे होगा, तो उन्होंने वो बैग और कप वाला टी वो सिंबल्स बनाए हुए थे।
और नीचे आपको वहां पे लिखा हुआ था कि बेसिकली ये सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ना उन चीजों को देखें, अच्छा यहाँ पे ये होगा, इस पोर्शन में ये होगा, लेफ्ट में ये होगा, इसके ऊपर ये होगा, इसके साथ एडजेसेंट ये चीज पड़ी होगी। मतलब इस तरह से तो सर पहले आप खुद से अपनी स्टोरी बनाएं कि अच्छा ये इसी तरह से है, ये इस तरह से चलेगा, ये चीज है, ये है। अगर जैसे हम कल की बात करें, जैसे बिल्कुल। हमने प्रीवियस स्टडी किया कि हमने कहा अच्छा एक ये तो कोई बजट है, अच्छा ये बेसिकली पैसे की बात हो रही है, तो ये अच्छा ये सोर्सेज हैं, तो मतलब इसका मतलब ये पैसे पैसे लेते ही यहाँ से हैं, ओके। तो ये पैसे मतलब कि कंज्यूम कहाँ पे करते हैं, यूटिलाइज कहाँ पे करते हैं, इस तरह से करके सर पहले आप उनको खुद को देखें, चीजों को अंडरस्टैंड करें। अच्छा ठीक हो गया, फिर मैं अब इसको मैम इसमें लिख। मैं इनपुट करूंगा सर को। सॉरी टू इंटरप्ट यू। इसमें मैंने जो अपनी जो प्रैक्टिस स्टार्ट की है वो मैंने इस तरह की है मैम, कि जिस तरह ये राइटिंग के जो भी टास्क है ना, बार ग्राफ हो गया, टेबल हो गई, पाई चार्ट हो गया, तो इन सबको जब मैंने इनके बुक्स के आपने भी ये रिकमेंड किया था कि 11 से ऑनवर्ड्स जो भी बुक्स हैं आप उनको देखना स्टार्ट करें, तो मैंने भी बिल्कुल ये स्ट्रेटजी यूज की है कि पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं अगर ये सारी चीजें हैं मैं किस तरह वो इनकी वोकेबलरी और लिंकिंग वर्ड्स ये किस तरह मैं लिखूंगा। तो फिर मैं सर के साथ अपना एक्सपीरियंस ये शेयर कर रहा हूँ कि सर आप ये करें कि 11 से ऊपर ऊपर जो भी बुक्स हैं आप आप पहले क्या करेंगे, सारी बिलफर्ज हम 11 टेस्ट पे जा रहे हैं, तो उसके बिलफर्ज 4 टेस्ट हैं राइटिंग टास्क 1 के। तो आप राइटिंग टास्क 1 के चारों ही टेस्ट आप देखें, और उनको उनके जो क्या कहते हैं उनकी जो आंसर शीट भी दी हुई है ना, जो बिल्फर्ड बुक में जिस तरह उन्होंने एक्सप्लेन करके हमें बताया है, आप उसी तरह उसको समझने की कोशिश करें पहले, कि भाई अगर ये टास्क दिया हुआ है तो इसमें इसने किस तरह इसको राइट किया है, ठीक है। तो आपको फिर ये वोकेबलरी भी ठीक हो जाएगी, आपकी कंपैरिजन भी सही हो जाएगी, और लिखने का आपको वे भी समझ आ जाएगा। क्योंकि मैंने जब इस तरह प्रिपरेशन की ना तो मुझे और चीजें काफी मतलब इस तरह के और भी मैंने जब फिर दूसरे ग्राफ्स देखे तो समझ आ रहे थे। तो पहले आप ये मतलब हैबिट बनाएं कि जो भी आप मैं आपको वेबसाइट भी नहीं तो शेयर कर दूंगा, अगर आप ऑनलाइन उसको करना चाहें, मतलब आइल्स के ऑनलाइन आप बुक्स ओपन करें, ठीक है। अगर आप 11 बुक का टेस्ट ओपन कर रहे हैं तो उसका आप एक साइड उसका आंसर शीट ओपन करें जो उन्होंने लिखा हुआ है, और एक साइड उनकी पिक्चर ओपन करें, फिर उसको समझने की कोशिश करें कि भाई अगर उसमें इस तरह का दिए हुए थे दो जो है ना मैप्स दिए हुए थे, उसमें कुछ बेड्स थे, ठीक है, चेयर्स थी, तो उसमें मतलब चीजें बताई हुई थी। तो पहले आप उन चीजों को समझने की कोशिश करें, फिर उसके बाद जब आप वो चीजें समझ जाएंगे तो आप जो है ना खुद भी लिख पाएंगे, आपको एक प्रोसीजर एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि मैंने लिखना किस तरह है। तो ये ठीक है, ओवरऑल मैं चीजें इंशाल्लाह। आपकी काफी हेल्प करेंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ उसको भी। आप शेयर इसमें कर दीजिएगा, मैं देखूंगा। सर अदर भी हमारे साथ है, उन्होंने रिसेंटली इसका एग्जाम दिया, उनके राइटिंग में माशाल्लाह 7 बैंड आए हैं। अगर हम आखिरी 10 मिनट्स उनसे उनका एक्सपीरियंस सुन ले तो। यस मैम श्योर। जी मैम, ये काफी अच्छा होगा हम सबके लिए। यस सर प्लीज। वैसे उनके अस्सलाम बाकी वालेकुम। मॉड्यूल में भी काफी अच्छे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। वालेकुम सर। आवाज़ मेरी क्लियर आ रही है आप सबको? जी सर, क्लियर यस। है। अच्छा, मैं जी ये सर क्लास क्लियर है, आप बोलिए। में तो मैंने आयल्स एग्ज़ाम जो है रिसेंटली दे दिया है, तो रिजल्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे आए हैं मेरी उम्मीद के सर मुताबिक। आपकी आवाज लो हो गई है बहुत। अच्छा, मैं अब आ रही है सही? जी अब जी आ जी। रही जी, मैंने रिसेंटली एग्ज़ाम टेक किया है, आयल्स का पेपर बेस्ड एग्ज़ाम था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 7.5 बैंड्स इन माय आयल्स स्कोर। एंड आज क्लास में मैं आया था, मैं इंटरेक्ट करता रहा था पिछले बैच में भी, और इस बैच में भी मैं देखने आया था कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अच्छा, राइटिंग टास्क के लिए मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मेरी राइटिंग और स्पीकिंग के लिए इतनी तैयारी नहीं थी, क्योंकि आई एम टू कॉन्फिडेंट कि मैं जो है वो ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे एसेज का जो है थोड़ा बहुत ये राइटिंग एक्सपीरियंस था कि डिफरेंट इंटरव्यूज़ और डिफरेंट टेस्ट जो मैंने दिए थे,
तो इस लिहाज से मुझे अच्छे आते थे। और दूसरा, मैंने सारी कैटेगरीज देख ली थी। आप सबको एक बात अपने जहन में ये बिठानी चाहिए कि आर्ट्स के मुताबिक के लिए कि आर्ट्स को कोई बला नहीं है इतनी बड़ी कि जिसे हमने देना है। बिल्कुल सर, ऐसे ही है। सही। फिर आपकी आवाज फिर से चली गई है सर, अथर। आई थिंक तो इंटरनेट का प्रॉब्लम है उनकी तरफ, तो उनकी तो बिल्कुल आवाज नहीं आ रही अभी। जी मैम, मैम, जिस तरह सर कह रहे हैं कि आइल्स इतनी बला नहीं है तो ये दे सकते हैं, तो कहने मेरा इसमें ये इनपुट है कि सर, इस तरह अगर देखा जाए तो एक तो पेपर आइल्स का काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव हो गया है, तो हम ये करें कि पहले हम जिस तरह इंडिविजुअल जो भी हम ये मॉड्यूल्स हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनकी इंडिविजुअली हम क्या दें, मॉक टेस्ट वो करें, स्केड्यूल करें, जिसमें हमें हम खुद को एसेस कर पाएंगे कि भाई हम कितने अभी कितना हमने अचीव किया है और कितना हमें अभी अचीव करना है। तो ये चीज़ हमें काफ़ी हेल्प करेगी एक्चुअल टेस्ट लेने से पहले। सर ये आपकी अच्छी सजेशन है कि इसके पहले एक मॉक एग्जाम होना चाहिए। तो सर जी ये है मैम, कि मैं बिल्कुल। ये मैं ऑफ कोर्स ये सजेशन जो है तो लाजमी जो है वो कन्वे करूंगी, लाइक जो हमारे सीनियर्स हैं। तो जी मैं मैम, अब बिल्कुल। इस तरह से हो, हम सबकी एक टेस्टिंग हो जाए और प्रॉपर जो है उसकी चेकिंग भी हो और सारा कुछ। तो ये बहुत अच्छी सजेशन है, थैंक यू सो मच सर, ये जरूर कन्वे होगी। वैसे और भी मॉकअप्स इस तरह टेस्ट होते रहते हैं बड़े बड़े सिटीज में, छोटे सिटी में तो नहीं होते। लाहौर में अस्सलाम मोस्टली वालेकुम। होते हैं तो और इस्लामाबाद में भी होते हैं। जी जी, वालेकुम सॉरी, सलाम। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट स्लो होने की वजह से। जी, तो मैं आप ये कह रहा था कंटिन्यू कि करें आप अभी। आप थोड़ा सा आइट्स को ज़्यादा जहन पे सवार ना करें, आराम से अपनी तैयारी करें। कोई इशू नहीं है। इतना बड़ा मेरे जहन में भी था कि पता नहीं आर्ट्स क्या चीज़ है, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे मार्क्स आ गए ये, और बैंड भी अच्छे आए। अच्छा, राइटिंग टास्क 1 के लिए राइटिंग क्योंकि चल रही है तो मैं इसमें राइटिंग एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि मैंने राइटिंग के लिए जस्ट 10 डेज जो है वो प्रैक्टिस की थी। उसमें ये था कि जो आपकी स्ट्रेटजीज होती हैं पढ़ने की, तो वो थोड़ी सी हर किसी की डिफरेंट हो सकती हैं। आप हर किसी टास्क को अलग-अलग एक एक करके उसे जज करें कि वो कैसे लिखा हुआ है। राइटिंग टास्क 1 ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि उसमें एक पैराफ्रेज करके लिखना होता है, उसके बाद ओवरऑल होती है, और 2 पैराग्राफ्स में आपका आंसर हो जाता है। 2 पैराग्राफ में नहीं होता, अगर जैसे प्रोसेस डायग्राम आ जाती है तो उसमें 3rd पैराग्राफ भी आ जाता है। तो उससे कोई, यानी कि पैराग्राफ को आपको बनाना आना चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ें उसमें होल्ड करें। जैसे टेबल में अगर कोई 6 थिंग्स हैं तो वो कंपेयर कर रहा है, तो उसको जो है वो 3 3 का आप टेबल में यानी कि कर दें, क्योंकि मेरे पास टेबल आया था राइटिंग टास्क में आर्ट्स में। तो 6 थी ऑलमोस्ट। तो 6 चीज़ें थी जो कंपेयर कर रहे थे वो एक दूसरे को। तो उसका मैंने ये किया था कि 3 3 के पैराग्राफ में जो लिख लिए थे, 2 पैराग्राफ में 3 चीज़ों का कंपैरिजन एक में कर लिया, 3 चीज़ों को एक एक पैराग्राफ में कर लिया। लेकिन आपका ओवरऑल जो है वो पैराफ्रेजिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए। मैं ये कहूँगा कि आपको पैराफ्रेजिंग का सिर्फ ये करना है कि हर वर्ड का सिनोनिम्स उठा के, सबसे आसान तरीका यही होता है, उम, ढूंढें, लिखें, प्रैक्टिस कर लें, बहुत है। आपकी 10 दिन के अंदर भी राइटिंग हो सकती है, इतना मुश्किल बात नहीं है। बाकी एसेज की जो बात है वो सारे आपने कैटेगरी देखी होंगी, कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन कैसे होता है, कोई डिस्कशन ऐसे होता है, ओपिनियन ऐसे भी मांग लेते हैं वो। बाज़ का सिर्फ ओपिनियन नहीं लिखना होता, उसके अंदर सिर्फ डिस्कस करना होता है। तो इस चीज़ का आपने खास तौर पे ख्याल रखना, क्योंकि मेरे साथ एक जो कैंडिडेट था उसने आल ऑलमोस्ट उसके 5 बैंड हैं राइटिंग के अंदर, बाकी उसके अच्छे हैं। राइटिंग के अंदर 5 बैंड वो चला गया क्योंकि उसने ओपिनियन एक तो नहीं लिखा था, और दूसरा उसे ऐसे जज नहीं हुआ सही तरह से कि क्या है। ठीक है, उसने हम मेरे पास जो ऐसे आया था वो ये था कि डिस्कस करना था और अपनी ओपिनियन देनी थी, बोथ व्यूज को डिस्कशन। तो
उन्होंने क्या किया कि उसने उस ऐसे को ओपिनियन ऐसे बना लिया, यानी कि सिर्फ अपनी ओपिनियन दी। उसके बाद कि भाई मैंने ये स्टेटमेंट मैं एडवोकेट करता हूँ या मैं इस स्टेटमेंट के साथ हूँ। तो ये वाला जो ऐसे है वो उस तरफ ले गया, तो जिसकी वजह से राइटिंग के उसके मार्क्स कम आ गए। तो ये डिस्कशन हुई थी मेरी उसके साथ, तो तब मुझे पता चला था कि ये फर्क भी होता है राइटिंग के अंदर। तो एज सच इतनी मुश्किल नहीं है राइटिंग, आप सब वो थोड़ा सा अटेंटिव होके पढ़ लें एक दफ़ा सैंपल, तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम ही हैं, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। जहाँ मेरे ख्याल से आपका पता नहीं मुझे तो कि स्पीकिंग हो चुकी है या नहीं। स्पीकिंग का एक्सपीरियंस मैं ये शेयर करूँ क्योंकि स्पीकिंग मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की। मुझे मैं कॉन्फिडेंट था स्पीकिंग के लिहाज से कि मेरी अच्छी है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में रह के आया हूँ और मैं मैं पैनल में भी था अपनी कंपनी के जो इंटरव्यू लेती है। तो टेक्निकल इंटरव्यू मैं करता होता था, तो उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आई। और जितना मैंने एवल्यूशन की थी अपनी, जब मैं इंटरव्यू दे के आया था, ये स्पीकिंग पार्ट दे के आया था, तो मुझे पता था कि मेरे 7.5 या 7 आ जाएंगे। तो वही 7.5 मैंने गेन किया अपनी स्पीकिंग। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, वरना इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मुझे पता चला है कि आज